हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बायो अड्डा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर मिस रीमा और आज का टॉपिक होगा oogenesis। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पिछले लेक्चर में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ लिया था, उसके हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में पढ़ लिया था, स्पर्म के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे oogenesis इन डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। oogenesis सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन? ऊ यानी ओवा की। फॉर्मेशन ऑफ ओवा को बोलते हैं oogenesis। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे मैंने बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है कब? एट प्यूबर्टी। वहीं पे oogenesis कब स्टार्ट होती है? मैंने वहां पे बताया था ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि जब बेबी वूम में होता है, एम्ब्रियो होता है, तब oogenesis स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ लिख देते हैं स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एक बार इस चीज को दोबारा देख लेते हैं। मैंने वहां पे बताया था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में oogonia भी बन जाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी बन जाते हैं, पर स्पर्मेटोगोनिया प्यूबर्टी तक का वेट करते हैं टू चेंज इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वहीं पे जो oogonia होते हैं वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि oogenesis स्टार्ट कब हो रही है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप आ चुका है उसका पहले ही। तो यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग देखें oogenesis की, एक चीज मैंने ये भी बताई थी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है या फिर oogenesis है वो 3 फेज में होती है। कौन कौन से फेज थे? मल्टीप्लीकेशन फेज, इसमें क्या होगा? अपना नंबर बढ़ाएंगे। ग्रोथ फेज में क्या होगा? ग्रोथ फेज में साइज बढ़ाते हैं। फिर आता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में ये मैच्योर होते हैं। तो ये तीनों फेज हमें स्टडी करने हैं। अब जो oogenesis होती है, हमें उसके साथ साथ फोलिकुलर डेवलपमेंट भी देखना होता है कि फोलिकल्स कैसे डेवलप हो रहे हैं इनसाइड ओवरीज। तो इसीलिए हम साइड बाय साइड समझेंगे क्या क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया कि जब बेबी मदर के वूम में होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है उसके अंदर, तब जो प्रिमोडियल जर्म सेल है जिसको हम oogoनियम बोल रहे हैं, कैसे होंगे ये? डिप्लॉयड। तो ये जो oogoनियम होते हैं जब ये बन रहे होते हैं तो वो करते हैं माइटोसिस। वो करेंगे माइटोसिस। अगर वो माइटोसिस करेंगे तो क्या होगा? यानी कि डिवीजन होगी। वो दो बनेंगे। क्या उनमें कोई चेंज होगा? तो आंसर है नहीं, वो भी डिप्लॉयड होंगे। तो ये एक oogoनियम बन गया और ये दूसरा oogoनियम बन गया। ये भी डिप्लॉयड, दूसरा oogoनियम भी डिप्लॉयड। इसको बोलते हैं माइटोसिस या फिर इसी को बोलते हैं क्या? मल्टीप्लीकेशन फेज। तो इतना हो गया मल्टीप्लीकेशन फेज। इसमें अपना नंबर क्या कर रहा है? ये बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इतनी बात समझ आई? ऐसे ही ये मल्टीप्लाई कर करके एम्ब्रियो के अंदर ही चल रहा है ये सब। ऐसे ही ये मल्टीप्लाई कर करके कपल ऑफ मिलियन oogonia बन जाते हैं एम्ब्रियो के अंदर ही। यानी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि oogonia का नंबर कितना होता है। ऐसे मल्टीप्लाई कर करके 1 to 2 मिलियन oogonia प्रेजेंट होते हैं पर ओवरी। एक ओवरी में, यानी कि 2 ओवरी में कितने हुए? 2 से 4 मिलियन हो गए। समझ आई? 2 ओवरी होती हैं, पेयर ऑफ ओवरी होता है। एक ओवरी में कपल ऑफ oogonia है, यानी 1 to 2 मिलियन। कपल मतलब 2 मिलियन। ऐसे ही दूसरी ओवरी में भी इतने ही होंगे। तो इस तरह से पर ओवरी 1 to 2 मिलियन oogonia होते हैं। जितने इस माइटोसिस के टाइम पे बन गए उतने बन गए, उसके बाद ये दोबारा नहीं बनते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूं नो मोर oogonia आफ्टर बर्थ। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बर्थ के बाद, बेबी का बर्थ होने के बाद oogonia बनना या माइटोसिस करना बंद कर देते हैं। बस इतने ही रह जाते हैं। तो ये काउंट करके बता दिए 1 to 2 मिलियन oogonia का नंबर था पर ओवरी। यहाँ पर एक और डिफरेंस दिख गया स्पर्मेटोगोनिया और oogonia में। स्पर्मेटोगोनिया फिर भी डिवाइड करते रहते हैं आफ्टर बर्थ, पर यहाँ पर oogonia जो होते हैं जितने बर्थ से पहले बन गए उतने बन गए, उसके बाद नहीं बनते हैं। और तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो एग का नंबर होता है वो डेफिनेट होता है। एक टाइम के बाद एग खत्म हो जाते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। तो यानी कि माइटोसिस करा एक बारी और उसके बाद क्या बन गया? 2 oogoनियम बन गए। फिर अब ये जो दोनों oogoनियम है ये क्या करेंगे? अपना साइज बढ़ाने लगेंगे, एनलार्ज होने लगेंगे इन साइज। अभी मान लो इनका साइज इतना था, अब ये एनलार्ज होके अपना साइज बढ़ा रहे हैं, यानी न्यूट्रिशन इकट्ठा कर रहे हैं, साइज बढ़ा रहे हैं। तो दीज oogoनियम एनलार्ज टू फॉर्म
क्या बनाएंगे अब? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte ये भी 2n होता है। जब तक मियोसिस नहीं होगी तब तक इनका क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड नहीं होगा। इसने भी प्राइमरी oocyte बना दिया एनलार्ज करके। तो इस फेज को क्या बोलेंगे? इस फेज को बोला जाता है ग्रोथ फेज। तो मैं यहाँ लिख दूं, यहां से ओगोनियम ने जब एनलार्ज करना स्टार्ट किया तो इस फेज को बोलते हैं ग्रोथ फेज। तो हमने ये देख लिया कि प्राइमरी oocyte बन जाता है किसमें? फीटस के अंदर ही। अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये आगे फर्दर डेवलप करना स्टार्ट करता है और मियोसिस 1 में एंटर करता है। मियोसिस 1 में सेम इस प्राइमरी oocyte के बारे में बता देती हूँ। ये भी आगे बनना स्टार्ट कर रहा है, मियोसिस 1 में एंटर करता है। ये ट्राई तो करता है कि मैं मियोसिस 1 पूरी कंप्लीट कर लूं एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही, पर ये स्टॉप कर जाता है, रुक जाता है एट प्रोफेज 1। हमें पता है मियोसिस 1 के अलग अलग स्टेज होते हैं, प्रोफेज 1, एनाफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1। ऐसे ही जो प्रोफेज 1 है इसके भी बहुत सारे स्टेज होते हैं। उसमें भी अगर मैं आपको डीप में बताऊं तो ये डिप्लोटीन स्टेज में रुकता है जाके। क्या ये बात समझ आई? तो यानी कि प्राइमरी oocyte ट्राई तो करता है एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर अंदर ही कि मैं जाकर मियोसिस 1 कंप्लीट कर लूं, पर वो रुक जाती है मियोसिस 1 प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज पे। और वो कब तक रुकी रहती है? जब तक प्यूबर्टी नहीं आती। यानी कि मैं इससे लिख सकती हूँ कि इतना जो पीरियड है ये फीटल लाइफ का है। ये फीटल लाइफ में हुआ है सब। क्या क्या हुआ है? ओगोनियम से माइटोसिस हुई, उसमें ओगोनियम बना, ग्रोथ फेज हुई और प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में एंटर करा, फीटल लाइफ में ही करता है, लेकिन वो स्टॉप हो गई। तो ये फीटल लाइफ का पूरा स्टेज है। अब बेबी का हुआ बर्थ, तो इसके बाद क्या है? बेबी का बर्थ हो गया। इसके आगे देखते हैं हम क्या है। इसको समझने के लिए ना हमें साथ ही साथ डायग्राम भी समझना पड़ेगा। मैंने आपको अभी बताया था कि हमें ये देखना पड़ेगा कि oocyte क्या होते हैं और फॉलिकुलर डेवलपमेंट कैसे हो रही है, और उनको साथ के साथ समझना पड़ेगा, तभी हमें इजी समझ आएगा। तो ये देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि प्राइमरी oocyte यहाँ बन गया है, और ये प्राइमरी oocyte कैसा होता है? डिप्लॉयड। ये जो प्राइमरी oocyte है इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से होता है। ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं क्या? प्राइमरी oocyte। ये क्या होता है? प्राइमरी oocyte होता है। पर प्राइमरी oocyte अकेला नहीं होता। प्राइमरी oocyte के ऊपर प्रेजेंट होती है सेल की लेयर, और इस सेल को बोलते हैं, ये जो मैंने सेल बनाए हैं इसके ऊपर बहुत सारे, इनको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल। क्या आपको ये बात समझ आई? प्राइमरी oocyte प्रेजेंट था, उसके ऊपर लेयर ऑफ सेल लग गई। इन पूरे को मिलाकर बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। इस पूरे को क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। डिफरेंस समझ आया फॉलिकल और oocyte में? प्राइमरी oocyte क्या हो गया? ये सेल हो गया। प्राइमरी oocyte के ऊपर सेल्स की लेयर लग गई आके, तो पूरे को टोटल ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या ये बात समझ आई? अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल होता है ये भी एंटर करेगा किसमें? मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में एंटर करेगा। मियोसिस 1 इसकी भी कंप्लीट नहीं होगी और ये भी प्यूबर्टी तक का वेट करेगा। पर प्यूबर्टी तक के वेट में इस फॉलिकल के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और वो ही चेंजेस हमें स्टडी करने हैं। इससे पहले एक और चीज, जब वो वेट कर रहा होता है कि कब प्यूबर्टी आएगी, कब मैं सेकेंडरी oocyte बनूंगा, जब वो वेट कर रहा होता है बीच में बहुत सारे जो फॉलिकल हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। और ये डीजनरेट करके कितने रह जाते हैं? अभी कितने थे ये फॉलिकल बिफोर डीजनरेशन? कितने थे ये? 1 से 2 मिलियन पर ओवरी। ये कर गए डीजनरेट। डीजनरेट यानी कुछ जो है खत्म हो गए। खत्म होने के बाद जो बचे वो कितने बचे? 60,000 से 80,000 बचते हैं प्यूबर्टी तक। ये बात याद रखने वाली थी। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? एक बार दोबारा समझ लेते हैं। जो प्राइमरी फॉलिकल है मियोसिस 1 में जाते हैं, लेकिन ये मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हो पाती है। इनमें और भी चेंजेस आता है इन फॉलिकल्स में, वो भी देखेंगे अभी हम। पर ये समझ लेते हैं इससे पहले कि वो प्यूबर्टी का वेट करते करते इनमें से काफी जो है वो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते पहले ही थक जाते हैं, पहले ही हार मान जाते हैं और वो डीजनरेट कर जाते हैं। कितने बचते हैं प्यूबर्टी तक? 60 से 80,000 बचते हैं प्यूबर्टी तक। अब हम देखते हैं होता क्या है। यहाँ पर इस साइड बर्थ से 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ बेबी, 3 साल का हुआ, सेम ऐसे ही आगे आगे जा रहे हैं। अभी प्यूबर्टी नहीं आई है। यहाँ पर देखें, इसी को आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ पर प्राइमरी oocyte में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक प्यूबर्टी आई नहीं है। प्राइमरी oocyte ऐसे ही रहेगा
पर ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है ये अपने आप को मल्टीप्लाई करने लग जाती है। ये जैसे सिंगल लेयर थी, इससे मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स बन जाती है। उसने सोचा प्यूबर्टी का अगर मैं वेट कर रहा हूं तब तक मैं कोई काम ही कर लूं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनाने स्टार्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के। जैसे ये हो गए ग्रेनुलोसा सेल, तो यहाँ पर क्या आया चेंज, मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स बन गई। क्या प्राइमरी oocyte में कोई चेंज आया? तो आंसर है नहीं, ये अभी भी क्या है, प्राइमरी oocyte ही है। इसके ऊपर मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल लग गई। अब इसके ऊपर एक और लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं थीका, थीका लेयर। इस लेयर को जो मैंने पिंक से बनाई है इसको क्या बोल देते हैं, थीका लेयर। ये सब कब हो रहा है, प्यूबर्टी से पहले। क्या ये बात समझ आई, प्यूबर्टी से पहले हो रहा है, थीका लेयर बन जाती है इसके ऊपर। यहाँ पर प्यूबर्टी अभी तक आई नहीं है तो मैं इसको आगे ही कंटिन्यू कर रही हूँ इस फ्लो चार्ट को। इस तरह से मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप समझ सके फॉलिकुलर डेवलपमेंट के साथ साथ जो काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। बात समझ आई। प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस था? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर एक सिंगल लेयर थी ग्रेनुलोसा सेल की, वहीं पे सेकेंडरी फॉलिकल में क्या क्या चेंज आए, सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा सेल की मल्टीपल लेयर बन गई। और क्या चेंज आया, और थीका लेयर आ गई। क्या डिफरेंस समझ आया? तो इसीलिए इसको सेकेंडरी फॉलिकल बोल दिया। ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसमें फर्दर आगे और चेंज आएगा। देखते हैं इसमें क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पर जो ग्रेनुलोसा सेल है वो अपने अंदर जगह छोड़ने लगेंगे, स्पेस ही छोड़ देंगे कुछ इस तरह से। यानी ग्रेनुलोसा सेल्स के लेयर के बीच में स्पेस आ जाएगी। क्या आप ये स्पेस देख पा रहे हैं, ये वाली? तो इस तरह से एक कैविटी आ जाती है ग्रेनुलोसा सेल्स के लेयर के बीच में। ये मैंने बना दी ग्रेनुलोसा सेल, बार बार मैं इसको नहीं लिख रही हूँ, ग्रीन से ग्रेनुलोसा सेल है। ये जो स्पेस आई है इस स्पेस को बोलते हैं एंट्रम। ये जो एंट्रम होती है इसमें फ्लूइड फिल होता है और इसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी नोन एज एंट्रम। क्या ये बात समझ आई? ये एंट्रम कैसे बनी, ग्रेनुलोसा सेल्स ने जगह छोड़ दी और उस जगह को बोल दिया एंट्रम। वहीं पे मैंने आपको बताया था थीका लेयर थी। ये जो थीका लेयर है ये डिफ्रेंशिएट कर जाती है, इसमें भी चेंज आता है। ये जो थीका लेयर है ये डिफ्रेंशिएट कर जाती है और दो चीजें बना देती है। अंदर वाली लेयर को बोल देंगे थीका इंटरना क्योंकि वो इनसाइड है, बाहर वाली को बोल देंगे, ब्लू से बना देते हैं, थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में क्या डिफरेंस होता है ये देख लेते हैं। तो ये वाली कौन सी है, थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना जो होती है वो कैसे डिफर करती है थीका इंटरना से, क्योंकि ये फाइबर्स की बनी होती है, इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो आउटर लेयर, आउटर कवरिंग होती है वो फाइबर्स की बनी होती है। वहीं पे जो थीका इंटरना होती है इसका काम अलग होता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या होता है, हार्मोन रिलीज करना। ऐसे ही थीका इंटरना भी हार्मोन रिलीज करती है और वो हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। ये हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंगली ये चीजें होती हैं। तो थीका इंटरना क्या काम करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है और ये क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन। क्या इतनी बात समझ आई? यहाँ पर मैंने एक चीज के बारे में नहीं बताया, इस oocyte के बारे में। अब ये जो oocyte होता है ये मियोसिस 1 कंप्लीट कर चुका होता है, यानी यहाँ पर प्यूबर्टी आ चुकी होती है। क्या मैं यहाँ तक बना दूं, ये पूरा जब तक प्यूबर्टी नहीं आई तब तक। जैसे ही प्यूबर्टी आती है, एट प्यूबर्टी मियोसिस 1 होती है कंप्लीट। मियोसिस 1 यहाँ स्टार्ट हुई थी, प्राइमरी oocyte बर्थ से भी पहले स्टार्ट हुई थी, लिटिल लाइफ में स्टार्ट हुई थी, स्टॉप हो गई प्रोफेज 1 में। प्यूबर्टी तक का वेट कर रहे थे, जब तक प्यूबर्टी नहीं आई तब तक प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। अब सेकेंडरी फॉलिकल में जैसे ही प्यूबर्टी आती है, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं ये बना देते हैं टर्शरी फॉलिकल, और ये जो टर्शरी फॉलिकल होता है इसके अंदर सेकेंडरी oocyte बन चुका होता है। क्या आपको इतनी बात समझ आई? सेकेंडरी oocyte बन गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मियोसिस 1 हो गई है कंप्लीट। तो मैं इस साइड भी बना दूं, अब प्यूबर्टी आ चुकी है, प्यूबर्टी आने के बाद मियोसिस 1 यहाँ पे कंटिन्यू होगी। मियोसिस 1 कंटिन्यू होती है तो क्या बनेगा, इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं मियोसिस 1 को। मियोसिस 1 विल नाउ कंटिन्यू। प्यूबर्टी आ चुकी है तो ये अब पूरी कंप्लीट होगी मियोसिस 1। जब मियोसिस 1 कंप्लीट होती है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन।
साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होगा? जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, जब दो सेल बन रहे हैं तो दोनों सेल को साइटोप्लाज्म चाहिए, तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है उसे साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। जब साइटोकाइनेसिस हो रही होगी तो एक सेल के पास ज्यादा साइटोप्लाज्म चला जाता है और दूसरे सेल के पास कम साइटोप्लाज्म जाता है। दो सेल कौन से बने? सेकेंडरी oocyte, दूसरा क्या बना? पोलर बॉडी 1। पहली पोलर बॉडी है इसलिए इसको 1 लिख रही हूँ साथ में। तो यहाँ पर जब अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होती है तो जो सेकेंडरी oocyte है इसके पास ज्यादा साइटोप्लाज्म जाने की वजह से ये बड़ी शो होती है, बड़ी दिखती है। वहीं पे जो पोलर बॉडी है ये छोटी दिखती है क्योंकि इसके पास कम साइटोप्लाज्म जाता है। क्या इतनी बात समझ आई? यानी मैं ये बताना चाह रही हूँ प्यूबर्टी पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी है, सेकेंडरी oocyte बन चुका है। सेम यहाँ पर प्यूबर्टी यहाँ पर भी आई, मियोसिस 1 ने अपने आप को कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर फोलिकल का स्ट्रक्चर क्या था? ये था। ये क्या है? टर्शरी फोलिकल बन गया। टर्शरी फोलिकल के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक बताएं तो क्या है? एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी शो होने लगती है, थीका लेयर डिवाइड कर जाती है एक्सटर्ना इंटरना में, इंटरना एंडोक्राइन होती है, एस्ट्रोजन रिलीज करती है और साथ में प्राइमरी oocyte अब सेकेंडरी oocyte बन चुका है। यहाँ पर छोटी सी पोलर बॉडी भी होती है, धीरे धीरे वो डीजनरेट कर जाएगी, उसका कोई अभी रोल नहीं है। सेम दूसरे प्राइमरी oocyte ने भी प्यूबर्टी पे सेम वही चीज सेकेंडरी oocyte पोलर बॉडी 1 बनेगी। मैं एक ही प्राइमरी oocyte को आगे कंटिन्यू करके दिखा रही हूँ, सेम इसमें भी यही होगा पर इसको नहीं कंटिन्यू कर रही हूँ, आगे जगह चाहिए। क्या इतनी बात समझ आई? तो अब प्यूबर्टी आ चुकी है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकेंडरी oocyte में होगी मियोसिस 2 स्टार्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है? मियोसिस 2 स्टार्ट होने को आ रही है। मियोसिस 2 स्टार्ट होती है पर ये भी कंप्लीट नहीं हो पाती, ये हो जाती है अरेस्ट एट मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। मेटाफेज 2 जो है मियोसिस 2 का, उधर जाके ये अरेस्ट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। मियोसिस 2 एंटर कर गई थी पर वो पूरी नहीं कर पाई अभी, तो इसके आगे क्या बनेगा वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ। वहीं पे दूसरी साइड अब हम देखते हैं टर्शरी फॉलिकल के बाद क्या होता है। यहाँ पर मियोसिस 2 स्टार्ट तो हो गई पर मेटाफेज पे अरेस्ट हो गई। अब वो कंटिन्यू कब करेगी वो मैं आपको बताती हूँ। जब तक वो कंटिन्यू नहीं कर रही है तब तक टर्शरी फॉलिकल बोलता है कि मैं थोड़ा अपने में चेंजेस ले आता हूँ, तो वो चेंजेस देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर ये मैंने बना दिया सेकेंडरी oocyte, ये पोलर बॉडी। इधर एक चेंज आता है कि जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके ऊपर एक और लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। अगर क्वेश्चन आए जोना पेलुसिडा सिक्रीट किसने करी, तो सेकेंडरी oocyte खुद ही जोना पेलुसिडा सिक्रीट करता है। तो मैं लिख दूं कि फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी oocyte। दूसरी बात, जोना पेलुसिडा बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की, प्रोटीन जिसपे कार्बोहाइड्रेट जुड़े हैं, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। क्या ये बात समझ आई? एक तो ये चेंज आया जब तक मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हो रही, अरेस्ट हो रखी है। दूसरा चेंज आता है कि एंट्रम यानी फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है वो इतनी बढ़ जाती है, साइज में इतनी बढ़ जाती है कि वो धक्का मार के जो सेकेंडरी oocyte है उसको ही साइड में कर देती है, पेरिफ्री पे कर देती है। ये साइज में इतनी बढ़ गई, किसने क्या किया? सेकेंडरी oocyte को पेरिफ्री पे कर दिया। ये पेरिफ्री पे दिखा दिया मैंने, पहले सेकेंडरी oocyte बीच में था, ये बढ़ती गई, इसका साइज बढ़ता गया और ये पेरिफ्री पे कर दिया इसने, तो एंट्रम इंक्रीजेस इन साइज। बाकी थीका इंटरना में कोई चेंज नहीं है, थीका एक्सटर्ना भी वैसी ही है। तो यहां पर अगर आप देखो तो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुए इस वाले फॉलिकल के? अच्छा, इस फॉलिकल को बोलते क्या है पहले ये देख लेते हैं। इसको बोला जाता है मैच्योर या फिर ग्राफियन फॉलिकल। ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सबसे पहला जोना पेलुसिडा बनी, किसने बनाई? oocyte ने खुद बनाई अपने बाहर, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। दूसरा, एंट्रम साइज में इतना बढ़ जाता है कि वो पुश कर देता है oocyte को पेरिफ्री पर, साइड पर। क्या ये बात समझ आई? तो ये बस साथ साथ में हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता होने चाहिए। अब यहाँ पर अभी भी ये स्टॉप हो रखी है। मियोसिस 2 कंप्लीट कब होती है? जब स्पर्म एंट्री करता है, जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte के अंदर एंट्री करता है तब
मियोसिस 2 कंप्लीट होती है। क्या ये बात समझ आई? मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगी? जब स्पर्म की एंट्री होगी oocyte के अंदर। यहाँ पर तो अभी इसको ऐसे ही चलने दे रहे हैं। इधर देख लेते हैं क्या चेंज आ रहा है। और जब ग्राफियन फोलिकल बन जाता है, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? फोलिकल के अंदर फोलिकल जो होता है, अब oocyte सोच रहा है कि मुझे धक्का मार ही दिया है तो मैं बाहर ही निकल जाता हूँ। तो नेक्स्ट क्या होता है? ओव्यूलेशन आता है। ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन क्या होता है? जब सेकेंडरी oocyte ओवरी छोड़ के फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या ये बात समझ आई? ओव्यूलेशन हुई, डायग्रामेटिकली देख लेते हैं क्या हुआ। ओव्यूलेशन से सेकेंडरी oocyte ने ओवरी छोड़ी और जोना पेलुसिडा और थोड़े से ग्रेनुलोसा सेल्स को लेकर बाहर आ गया। कहाँ आ गया? फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। क्या ये बात समझ आई? तो फैलोपियन ट्यूब में क्या आता है? सेकेंडरी oocyte। क्या ये बात समझ आई? याद रखना, फैलोपियन ट्यूब में क्या आता है? सेकेंडरी oocyte आता है। हमेशा याद रखना, कभी भी ये नहीं बोलोगे आप कि फैलोपियन ट्यूब में एग पहुंचा या ऊटिड पहुंचा। नहीं, क्या पहुंचता है? सेकेंडरी oocyte। तो इसने क्या किया? एम्प्यूला में, अभी फैलोपियन ट्यूब में ये वेट कर रहा है, ये सेकेंडरी oocyte। दूसरी साइड ओवरी के अंदर क्या हो रहा है? तो ये जो बचे हुए कुछ इस तरह से बचा हुआ रह गया होगा, उसमें से जब ये निकला तो कुछ ये ही रह गया होगा, इस तरह से एंट्रम रह गई होगी और बस एक थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना रह गई होगी। बात समझ आई? जो जो लेके जाना था उसको वो ले गया, तो ये कुछ रह जाता है, बच जाता है। तो इस तरह से अंदर ओवरी में यही रह गया। ये जो बच जाता है, ये जो पीछे रह जाता है ओवरी में, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। जो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया उसको क्या बोल दिया? सेकेंडरी oocyte। जो पीछे रह गया है ओवरी में उसके क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम होता है येलो कलर का। येलो कलर क्यों आता है? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ल्यूटिन, इसलिए इसका नाम पड़ा ल्यूटियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये पूरा कॉर्पस ल्यूटियम जो है, इसका भी एक काम होता है, ये सिंथेसाइज करता है प्रोजेस्टेरोन। ये क्या सिंथेसाइज कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। इसने सोचा मेरे को छोड़ के तो चला गया सेकेंडरी oocyte, तो मैं कुछ और काम करना स्टार्ट करता हूँ। तो इसने क्या स्टार्ट किया? प्रोजेस्टेरोन सिक्रिएट करना स्टार्ट किया। क्या इतनी बात समझ आई? तो ये फोलिकल्स का मैंने बता दिया। सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब पे पहुंच गया है, तो यहाँ पर मैं इसको आगे कंटिन्यू कर दूं। ये जो मैंने सेकेंडरी oocyte यहाँ बनाए थे, इसी को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ये जो सेकेंडरी oocyte है, आफ्टर स्पर्म एंट्री, आफ्टर स्पर्म एंट्री, स्पर्म के अराइवल के बाद ये जो सेकेंडरी oocyte होता है, ये करता है मियोसिस 2 कंप्लीट। स्पर्म एंट्री के बाद इसने करी अपनी मियोसिस 2 को कंप्लीट। सेम क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, लेकिन वो कैसी होगी? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। तो यानी मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, जब सेकेंडरी oocyte जो है फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा और यहाँ पर अगर स्पर्म की एंट्री हो गई, स्पर्म की एंट्री हो गई इसके अंदर, तब ये सेकेंडरी oocyte डिवाइड करता है और बनाता है ओवम। तब बनता है ओवम एंड एक सेकंड पोलर बॉडी। हमेशा याद रखना, मियोसिस 2 कब कंप्लीट होती है? आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म। ओवम बनता है या ऊटिड बनता है। क्या इतनी बात समझ आई? जैसे ही अब ये ओवम या ऊटिड बना स्पर्म की एंट्री के बाद, उसके बाद दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे और फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये पूरा एक तरह से oogenesis का प्रोसेस है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि oogenesis दो जगह पे रुकी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, प्यूबर्टी के टाइम पे, और उसके बाद मियोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद स्पर्म की एंट्री तक का उसने वेट किया। अगर स्पर्म एंटर कर जाता है तब तो वो ओवम बन गया और oogenesis कंप्लीट होगी। फिर वो ओवम का जो न्यूक्लियस है वो स्पर्म के न्यूक्लियस का फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा। पर मान लो अगर स्पर्म की एंट्री हुई नहीं, अगर स्पर्म कभी एंटर किया ही नहीं, तो क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले ये जो कॉर्पस लूटियम था, ये डीजनरेट करके कॉर्पस एल्बिकन बना देता है। ये व्हाइट कलर का होता है कॉर्पस एल्बिकन। इसका काम जो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेट करना था वो खत्म हो जाता है और ये क्या बना देता है? कॉर्पस एल्बिकन। और ये कॉर्पस एल्बिकन जो है ये ऐसे ही स्कार की फॉर्म में पड़ा रहता है ओवरी के अंदर ही। क्या ये बात समझ आई? और इस सेकेंडरी oocyte का क्या होगा? अगर स्पर्म के अराइवल नहीं हुआ तो ये धीरे धीरे करके डीजनरेट कर जाएगा और ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगा।
क्या इतनी बात समझ आई? तो ये पूरा था oogenesis। oogenesis को फॉलिकुलर डेवलपमेंट के साथ ही समझना बेटर रहता है। क्या आपको समझ आया मैंने ये इतनी बड़ी लाइन क्यों खींची थी? ताकि मैं ये बता सकूं कि बर्थ से प्यूबर्टी तक प्राइमरी oocyte में ही है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट यहाँ पे चल रही है लेकिन। ठीक है, एक बारी हम दोबारा समझ लेते हैं क्या हुआ। oogenesis में सबसे पहले ओगोनियम जो है इसने मल्टीप्लिकेशन फेज से अपना नंबर बढ़ाया माइटोसिस करके, ओगोनियम बनाए। कितने बनाए टोटल ओगोनियम? कितने बनते हैं? 1 से 2 मिलियन बनते हैं पर ओवरी। बर्थ तक बनते हैं, बर्थ के बाद बनना बंद हो जाते हैं। ये ओगोनियम जो है फर्दर अपने आप को साइज को बढ़ाते हैं, ग्रोथ फेज में जाते हैं, साइज बढ़ाते हैं और प्राइमरी oocyte में बदल जाते हैं। प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड होता है। प्राइमरी oocyte फीटल लाइफ के अंदर ही मियोसिस 1 स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो प्रोफेज 1 पे रुक जाता है, वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। साथ में प्राइमरी oocyte जो है इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है सेल की, जिसको ग्रेनुलोसा सेल बोलते हैं और इस पूरे को प्राइमरी फॉलिकल बोल देते हैं। अब प्यूबर्टी तक का वेट होता है, यानी कि 12-13 साल जो हैं ये प्राइमरी oocyte ही रहते हैं। इन 12-13 साल में क्या क्या चेंजेस आते हैं? सबसे पहले तो कुछ प्राइमरी oocyte जो अच्छे से नहीं बने होते हैं या फिर जो इस रेस में पूरा हिस्सा नहीं ले पाते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। कितने रह जाते हैं? 60 से 80 हजार रह जाते हैं फॉलिकल्स। और साथ में क्या क्या चेंज आ रहा होता है इस फॉलिकल का जब बढ़ रहे होते हैं? बढ़ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है? ये ग्रेनुलोसा सेल अभी सिंगल लेयर थी, ये मल्टीपल हो जाती है, थीका लेयर आ जाती है। और इस पूरे को ये चेंजेस आए, इसकी वजह से इसको सेकेंडरी फॉलिकल का नाम दे दिया जाता है। ये सब ओवरी के अंदर हो रहा है। फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल जब बनते हैं तब तक प्यूबर्टी आ चुकी होती है। प्यूबर्टी आई, मियोसिस 1 कंप्लीट हुई, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुई। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस की वजह से एक के पास कम साइटोप्लाज्म गया, एक के पास ज्यादा, तो उस हिसाब से पोलर बॉडी 1 कम साइटोप्लाज्म वाली स्मॉल बनी, सेकेंडरी oocyte के पास ज्यादा जाता है। वहीं पे अगर हम फॉलिकुलर डेवलपमेंट में देखें साइड बाय साइड, तो जब सेकेंडरी oocyte बनता है तो सेकेंडरी oocyte के बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स जो है जगह छोड़ने लगते हैं, कैविटी बनाने लगते हैं और उस कैविटी को एंट्रम बोलते हैं। और साथ में जो थीका लेयर है वो डिवाइड कर जाते हैं थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में। थीका एक्सटर्ना फाइब्रस होती है, थीका इंटरना जो होती है वो एंडोक्राइन होती है। और क्या रिलीज करती है? अभी याद कर लो, एस्ट्रोजन। ये इस पूरे स्ट्रक्चर को टर्शियरी फॉलिकल बोला जाता है। जो सेकेंडरी oocyte है वो फिर मियोसिस 2 स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो रुक जाते हैं मेटाफेज 2 पे। वो कब मियोसिस 2 को कंप्लीट कर पाएंगे? जब स्पर्म की एंट्री होगी। तब तक के लिए यहाँ पर देख लेते हैं जो टर्शियरी फॉलिकल है उसमें क्या होता है, एंट्रम जो होता है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाता है कि वो साइड में कर देता है सेकेंडरी oocyte को। सेकेंडरी oocyte क्या करती है, एक अपने ऊपर मेम्ब्रेन बना लेती है एक और, जिसको हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। और कौन बनाता है? सेकेंडरी oocyte बनाता है। इसको बोलते हैं मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल। कैरेक्टरिस्टिक है ये सारे जो मैंने लिखवा रखे हैं। मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, इसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है, अलग हो जाता है, ओव्यूलेशन करता है और एंट्री करता है फेलोपियन ट्यूब में, एग्जिट लेता है ओवरी से। फेलोपियन ट्यूब में एंट्री करी, साथ में जो पीछे का जो पार्ट रह गया है, बाकी का जो पार्ट रह गया है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ल्यूटियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ल्यूटिन पिगमेंट होता है, वो येलो कलर प्रोवाइड करता है इसको, ल्यूटिन पिगमेंट करके इसको कॉर्पस ल्यूटियम नाम दे दिया। इस कॉर्पस ल्यूटियम का भी एक फंक्शन होता है, ये प्रोजेस्टेरोन सिंथेसाइज करता है। अब स्पर्म ने अगर ये फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा और साइमल्टेनियसली स्पर्म भी फेलोपियन ट्यूब में आया, अगर ये स्पर्म एंटर कर गया सेकेंडरी oocyte के अंदर, तब हो जाती है मियोसिस 2 कंप्लीट। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस से फिर पोलर बॉडी 2 बनेगी, स्मॉल साइटोप्लाज्म वाली, और ओवम या ऊटिड भी बोला जाता है, ये बनता है। पर अगर स्पर्म एंटर ही नहीं करा तो वो वेट करने के बाद डीजनरेट कर जाता है सेकेंडरी oocyte और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होता है, अगर स्पर्म एंट्री नहीं हुई तो वो कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि स्पर्म एंट्री से कैसे मियोसिस 2 कंप्लीट हो रही है? तो इसका रीजन क्या होता है, एक तो अपना प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, याद है मैंने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में बताया था, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल होते हैं नेक में। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का मैंने वहां लिखवाया था कि ये डोनेट कर दिया जाता है सेकेंडरी oocyte को, तो यहाँ पर इसको डोनेट कर दिया। दूसरा, स्पर्म एंट्री से एकदम से कुछ ऐसी चीज एंटर कर रही है सेकेंडरी oocyte में, तो कैल्शियम की सर्ज होती है उसकी, जिसकी वजह से जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है वो टर्न ऑन हो जाता है और मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर टर्न ऑफ हो जाता है। ये क्या होते हैं, ये सेल डिवीजन जो चैप्टर है माइटोसिस मियोसिस वाला, उसमें आपने पढ़ा होगा। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एनाफेज आने में हेल्प करवाएगा। वहीं पे मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर क्या करता है, मेटाफेज को रोक के रखता है, वो प्रमोट कर रहा है मेटाफेज को कि तू कंटिन्यू रख, मेटाफेज ही रहता रहे, कंटिन्यू रहे मेटाफेज। तो यहाँ पर स्पर्म एंट्री की वजह से कैल्शियम सर्ज होती है और इस कैल्शियम सर्ज की वजह से एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स
टर्न ऑन हो जाता है और वो कहता है कि चलो भाई अब मेटाफेज को बंद करो, एनाफेज को आने दो। तो फिर एनाफेज आएगा, फिर टीलोफेज आएगा, तो फिर पूरी मियोसिस 2 कंप्लीट ही हो जाएगी। तो ओवम ओटिड ऐसे बनता है। क्या ये समझ आई बात? ओवम ओटिड बनने के बाद न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज करेंगे और फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये था हमारा अबाउट oogenesis। अब हम कल पढ़ेंगे अबाउट हार्मोनल रोल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। oogenesis में हार्मोन्स का क्या रोल होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। मिलते हैं कल oogenesis का जो पार्ट रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड। थैंक यू।